तो हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे, जो कि आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं और फरवरी में आपका एग्जाम है, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि फरवरी में आने वाला हिंदी पेपर इस क्वेश्चन से, इस वीडियो से आपके टोटल 40 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। यदि आप वीडियो पर आप यदि देख रहे हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, और वॉच करने के साथ ही साथ आप वीडियो को उन क्वेश्चन को हल करिएगा जो कि आपको मैट्रिक एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, और साथ ही साथ यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि हम इस चैनल पर आपको वीवीआई क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हल करवाते हैं, ताकि आपका मैट्रिक एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त कर सके। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि इससे पहले यदि संस्कृत का और हिंदी का हम ऑलरेडी 100 क्वेश्चन करवा दिए हैं, साथ ही साथ मॉडल पेपर भी सॉल्व हो चुका है। आप जाके प्रीवियस ईयर में आपका वीडियो देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। नहीं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हम वीडियो का लिंक दे देंगे, आप वहां से भी आप जाके दे सकते हैं। साथ ही साथ चैप्टर बाय चैप्टर भी हम कंप्लीट करवा दिए हैं, और ये मेरा हिंदी का पार्ट दूसरा वीडियो है। पार्ट दूसरा में हम फिर से आज 100 क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही साथ आपको मैट्रिक में काफी हेल्पफुल मिलेगा। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन किसकी रचना है। हमें बताना है कि द राइज जो है एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन किसकी रचना है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो रचना है वो हमें कौन सी रचना है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से एक क्वेश्चन और भी आता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसकी रचना की थी। तो याद रखिएगा, जाति श्रम विभाजन जो था उनका भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचित था। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सेन साहब की नई मोटर कार जो थी वो किस रंग की थी। तो ध्यान रखिएगा, सेन साहब की जो नई मोटर कार थी वो काले रंग की थी। ठीक है, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सब क्वेश्चन आता है। अब देखिए, मैक्स मुलर की दृष्टि में सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है। अब हमको मैक्स मुलर के बारे में बताना है कि मैक्स मुलर का नज़र से देखा जाए तो सबसे परिपूर्ण जो था वो कौन सा देश था। तो ध्यान रखिएगा, भारत ही था, क्योंकि मैक्स मुलर जो वो भारत से बिलोंग करते थे। अब देखिए, मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, यानी कि मनुष्य में जो गुण है ना, जो बिना सिखाए हुए आ जाती है, और वह पशु तत्व का घोटक भी है, और अपने को संयंत्र रखता है, और दूसरे के मनोभाव को आदर करना जाता है, और मनुष्य का सर्वधर्म है। इस पंक्ति में शीर्षक का पाठ ही कौन सा लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, मनुष्य का जो घृणा के बारे में बताया जाता है वो कौन सा चैप्टर में बताया जाता है। तो नाखून क्यों बढ़ते से इस कहानी से इस लाइन को क्या किया है, लिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, आपको इस सब क्वेश्चन को याद नहीं करना है, आपको सिर्फ एक बार देख के, एग्जाम में देख के सिर्फ चले जाना है, और आपका नंबर यूं आ जाएगा। गारंटी है कि आपका 30 प्लस ही आने वाला है, सिर्फ आपको एक बार देख लेना है। ठीक है, इससे पहले भी हम हिंदी का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिए हैं, साथ ही साथ संस्कृत का भी हम करा दिए। ये मेरा हिंदी का पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें भी हम 100 क्वेश्चन लेके आए हैं, ताकि आप मैट्रिक में अच्छा नंबर प्राप्त कर सके। चलिए इसी तरह अगला क्वेश्चन चलते हैं कि मेंडलीव किसकी रचना होती है। तो ध्यान रखिएगा, मेंडलीव जो है, इसका जो आंसर है आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हर वीडियो में एक क्वेश्चन जो है हम आपके लिए छोड़ते हैं, तो आज के इस वीडियो का ये क्वेश्चन जो है आप लोग का कमेंट बॉक्स में हमें जवाब दीजिएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, देवगिरी के यादव शासकों के लेखक किस लिपि में है। यानी कि देवगिरी के यादव जो है वो शासकों के किस लेख में हम के लिपि में होगा। तो ध्यान देखिएगा, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि देवगिरी है वो नंदागिरी के अंदर नहीं आता है, खरोष्ट लिपि के अंदर नहीं आता है, साथ ही साथ जो देवगिरी है वो ब्राह्मण लिपि के अंदर नहीं आता है। इसलिए इसका जो आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब देखिए, लेखक अमरकांत को किस लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका था। यानी कि जो अमरकांत जो लेखक थे उसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका था। वो कौन से लेखक थे कि ये लेखक अमरनाथ को किसके लिए मिला गया था। तो ध्यान रखिएगा, लेखक अमरनाथ को कथा लेखन के लिए मिला गया था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब हमें बताना है कि बहादुर कैसा लड़का था। तो बहादुर जो था वो हंसमुख लड़का था, और साथ ही साथ वो बहुत मेहनती लड़का भी था। ठीक है, ये बहादुर से क्वेश्चन आ गया था। अब देखिए, जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है, वही आलोचना के लिए साहित्य का परंपरा का डैश। यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, परंपरा का जब भी आ जाए तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो परंपरा का मूल्यांकन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, कौन आमलेट नहीं खाता था। ध्यान रखिएगा, कौन आमलेट
आमलेट नहीं खाता था दोस्तों? याद रखिएगा, पंडित बिरजू महाराज जो थे वो आमलेट नहीं खाते थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अशोक वाजपेयी के पिता का नाम बताना है। यानी कि अशोक वाजपेयी जो है उनके पिता का क्या नाम था? याद रखिएगा, अशोक वाजपेयी के पिता का नाम था परमानंद वाजपेयी। ठीक है, अब देखिए विल्नव्य क्या है, अब हमको बताना है कि विल्नव्य क्या है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, विल्नव्य जो है वो फ्रांस का एक छोटा सा गांव है। यानी कि फ्रांस का एक छोटा सा गांव को हम लोग क्या बोलते हैं? विल्नव्य बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन का बोला गया है लेखक को गीले कपड़ों में देखकर कौन नाराज हुआ था। अब हमको बताना है कि जो लेखक जो थे वो गीले कपड़ों में देखकर कौन नाराज हो गया। तो ध्यान रखिए दोस्तों, दीदी जो थी ना, लेखक की दीदी, उनको गीले कपड़ों में देखकर वो क्या हो गई थी? नाराज हो गई थी। अब देखिए लेखक यचींद्र मिश्र का जन्म कब हुआ था। अब लेखक यचींद्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? ध्यान रखिएगा दोस्तों, लेखक यचींद्र मिश्र का जो जन्म हुआ था वो 1977 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां को संगीत के प्रति आकर्षित कौन किया था? लेखक के जीवन में बिस्मिल्लाह खां जो संगीत के प्रति थे ना वो आकर्षित हुए थे। कैसे हुए थे? किसके द्वारा हुए थे? तो ध्यान रखिए दोस्तों, जो रसूलन बाई और बतून बाई के संगीत से, रसूलन बाई और बतून बाई के संगीत से बिस्मिल्लाह खां को संगति के प्रति क्या हुआ था? संगीत के प्रति आकर्षित हुआ था। इस क्वेश्चन का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए काशी किसकी पाठशाला है? अब हमको बताना है काशी किसकी पाठशाला है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, काशी जो है वो संस्कृत की क्या है? पाठशाला है। इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए राष्ट्रपति महात्मा गांधी, उनका जन्म बताना है कि उनका जन्म कब हुआ है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ है वो 1869 में ईस्वी में हुआ है। अब देखिए गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? अब हमको बताना है कि गांधी जी को महात्मा किसने कहा था। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। ये बेसिक क्वेश्चन ये आप लोगों को पता होना चाहिए था। देखिए किसका विवाद महाभारत पहले प्रस्तुत किया जाने वाला था। यानी कि किसका विवाद जो है महाभारत से पहले किया जाने वाला था? कौन किया था विवाद महाभारत से पहले का? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पीटर ब्रूक का था। पीटर ब्रूक जो था वो महाभारत से पहले का प्रस्तुत किया जाने वाला इंसान था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज किसे मानते थे? यानी कि बिरजू महाराज जो सबसे बड़ा जज किसे मानते थे दोस्तों? तो याद रखिएगा, बिरजू महाराज सबसे बड़ा जो जज था वो अपने अम्मा को मानते थे। अपनी अम्मा को बिरजू महाराज जो थे वो सबसे बड़ा जज मानते थे। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अब द का उच्चारण स्थान क्या होगा। अब देखिए द का जो उच्चारण स्थान है, हम आपको बार बार बोलते थे कि उच्चारण स्थान जो कोई भी शब्द तो हो उसको आप बोल के देखिए, जहां से वो शब्द टकराएगा वो शब्द का क्या बनेगा? मेरा उच्चारण स्थान बनेगा। यानी कि द का यदि उच्चारण स्थान निकालिएगा, द जो है वो दांत से बोला जाता है, इसलिए द इसका उच्चारण स्थान बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए निश्चल शब्द का हमको संधि विच्छेद करना है दोस्तों। तो निश्चल शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वो नी प्लस छ से बनेगा। ठीक है, देखिए सिर्फ आपको एक बार देखना है, नहीं कि आप क्वेश्चन लेके आप रट्टा मारे लेके, बिल्कुल रट्टा नहीं मारना है। आपको सिर्फ देखना है और देख के जाके एग्जाम में आपको हॉल में आपको मार के आ जाना है। ठीक है, और वो एमआर शीट पर आपका एग्जाम होगा और ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव, बाकी सब्जेक्टिव आपका लिखने वाला होगा। अब देखिए निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? अब हमको शुद्ध शब्द पहचाना है। शुद्ध शब्द उन शब्द को बोलते हैं जो शब्द हमारा सही लिखा हो। तो इनमें से जो मैथिली जो शब्द है वो बिल्कुल हमारा सही लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मई शब्द में कौन सा संज्ञा होगा। अब हमको मई में बताना है कि कौन सा शब्द संज्ञा है, जातिवाचक है, भाववाचक है या व्यक्तिवाचक है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मई में जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अपराध में कौन सा लिंग होगा। अब हमको अपराध में बताना है अपराध स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है या उभयलिंग है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अपराध जो शब्द है ना उसमें हमेशा पुल्लिंग शब्द बनता है। कौन सा बनता है? तो पुल्लिंग शब्द बनता है, यानी बी मेरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब हमको कपूर में बताना है कि कौन सा शब्द है। कपूर तद्भव है या देशज है या तत्सम या विदेशज है। यानी कि कपूर में बताना है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो कपूर हमारा जो शब्द है वो तत्सम शब्द से बनता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए श्याम में कौन सा लिंग होगा। श्याम स्त्रीलिंग है, तो सॉरी माफ कीजिएगा, श्याम शब्द का हमको स्त्रीलिंग बताना है दोस्तों कि श्याम शब्द का स्त्रीलिंग क्या बनेगा। तो ध्यान रखिएगा, श्याम का जो स्त्रीलिंग बनेगा वो श्यामा बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? तो श्यामा बनेगा। ठीक है, अब देखिए डाल पर चिड़िया गाती है, डाल पर चिड़िया गाती है, यह किस कारक का उदाहरण है। यानी कि डाल पर यदि चिड़िया गाती है तो यह किस कारक का उदाहरण है। ध्यान रखिएगा, यदि आपको किसी भी वाक्य में, आपको किसी भी सेंटेंस में यदि आपको पर दिख जाए तो पर जो होता है वो अधिकरण का बनता है। यानी कि इसमें अधिकरण मेरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यह कलम किसकी है, इसमें हमको विशेषण बताना है कि इसमें कौन सा विशेषण होगा। यह कलम किसकी है तो हमको विशेषण बताना है। याद रखिएगा, इसमें सार्वनामिक विशेषण बनेगा। कौन सा विशेषण बनेगा? तो सार्वनामिक विशेषण बिल्कुल बनेगा दोस्तों। अब देखिए अगला बताना है कि मैंने खाना खा लिया।
मैंने खाना खा लिया, इसमें कौन सा काल का उदाहरण होगा? देखिए मैंने खाना खा लिया, इसका मतलब ये भूतकाल में जा रहा है। कहाँ जा रहा है दोस्तों? तो भूतकाल में जा रहा है। ठीक है, अब देखिए पुष्प शब्द क्या है? पुष्प शब्द क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा, पुष्प शब्द है वो तत्सम है। कैसा है? तो तत्सम है। अब देखिए ऐसे शब्द जो यौगिक होते हैं, अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़ते हैं, परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक होते हैं, उन्हें कौन सा शब्द कहते हैं? रूट कहते हैं, यौगिक कहते हैं, या योग रूट कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं कहते। देखिए जब भी ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से वो अलग अलग सामान्य से क्या करते हैं? अर्थ निकालते हैं। यानी कि यौगिक के साथ साथ उनका अर्थ जो होता है वो अलग अलग के आधार पर क्या किया जाता है? बताया जाता है। जैसे पानी, पानी का अलग अलग अर्थ होता है, जल होता है, कभी कभी अग्नि, कभी हम लोग आग कहते हैं, यानी कि पर्यायवाची शब्द बनता है। तो उस शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं? योग रूढ़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? योग रूढ़ बोलते हैं। अब देखिए पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? देखिए जब भी उपसर्ग से हमेशा आपको क्वेश्चन आता है, जब भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियो लाते हैं, चाहे वो मेरा हिंदी हो, संस्कृत हो, साइंस हो, हम बार बार आपको एक चीज बोलते हैं, यदि संस्कृत और साइंस का पेपर दे रहे हैं तो उपसर्ग और प्रत्यय आप बिल्कुल पढ़ के जाइए, क्योंकि इससे आपके 2 क्वेश्चन पूछते हैं। उपसर्ग भी आपसे 2 क्वेश्चन आता है और प्रत्यय से भी देखिए इसमें आपका 2 क्वेश्चन टकरा जाता है। 4 नंबर तो आपको बिल्कुल यहीं से बन जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे कि पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा। ध्यान रखिएगा, पराजय जो है वो परा से बनता है, परा प्लस पराजय। ठीक है, क्योंकि उपसर्ग जो शब्द के आगे लगता है और प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लगता है। अब देखिए त्यागी शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? देखिए त्यागी शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? तो त्यागी में लास्ट में क्या आ रहा है दोस्तों? ई आ रहा है, इसलिए इसका प्रत्यय क्या हो जाएगा? ई बन जाएगा, बड़ी की मात्रा। अब देखिए चाचा का विशेषण हमको बताना है कि चाचा का विशेषण क्या होगा? तो चचेरा होगा। क्या बनेगा दोस्तों? चचेरा। अब देखिए शूलपाणी शब्द में कौन सा समास है? अब हमको बताना है कि शूलपाणी में कौन सा समास है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, शूलपाणी में बहुब्रीहि समास है, क्योंकि बहुब्रीहि उस समास को बोलेंगे जिसमें विशेष और विशेषण होता हो, उसे हम बहुब्रीहि समास बोलते हैं। अब निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य क्या पहचानना है कि निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है दोस्तों। देखिए तो राम पुस्तक खरीदा, इसका कोई मतलब निकल रहा है? बिल्कुल नहीं निकल रहा है। अब देखिए राम ने पुस्तक खरीदी, इसका बिल्कुल मतलब नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक फीमेल है, एक मेल में जा रहा है। लेकिन राम ने पुस्तक खरीदा, इसका बिल्कुल मेरा शुद्ध वाक्य बन रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए मेरा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण बताना है। द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है? तो ये आप लोगों को पता है कि द्रव्यवाचक उसे कहते हैं जो जिसे हम तौल सकते हैं, नाप सकते हैं, यानी कि दूध मेरा क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब देखिए उसने अपने भाई का घर खरीदा, किस वाक्य का उदाहरण है? उसने अपने भाई का घर खरीदा, ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। मिश्र वाक्य उस वाक्य बोलेंगे जब 2 सेंटेंस से मिलकर एक अलग वाक्य बनता है। यहाँ से देखिए उसने अपने भाई का घर खरीदा, इसमें 2 वाक्य बन रहा है। पहला वाक्य बन रहा है उसने और दूसरा वाक्य बन रहा है घर खरीदा। दोनों शब्द को जोड़ देंगे तब मेरा क्या बनता है दोस्तों? मिश्र वाक्य बनता है। अब देखिए सजीव शब्द का विलोम हमको बताना है। ये आप लोगों को पता है कि सजीव का विलोम शब्द क्या बनता है? तो निर्जीव बनता है। इसका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखिए जब पूंजी किसकी रचना होती है? जब पूंजी जो है वो किसकी रचना है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, जब पूंजी जो है वो गुरु नानक की रचना है। अब देखिए जटा मुकुट तन भस्म लगाई, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भया, ये किस कविता की पंक्ति है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, ये जो पंक्ति है वो राम राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, इस कविता से इस लाइन को लिया गया है। जब आप इस कविता को पढ़िएगा, बुक में पढ़िएगा, तो आपको ये लाइन आपको यहाँ से यहाँ तक आपको देखने को मिलेगा, जटा से लेकर भया तक। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अगला क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है रसखान रचित प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है? यानी कि रसखान रचित प्रेम वाटिका जो है वो किस प्रकार की रचना है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, ये जो रचना है वो प्रेम निरूपण संबंधित है, यानी कि रसखान जो है वो प्रेम के बारे में बताते हैं, इसलिए ये प्रेम वाटिका जो है वो प्रेम निरूपण संबंधित से इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखिए इनमें से किनका सवैया और धनाछड़ी अत्यंत प्रसिद्ध है? इनमें से किनका सवैया और धनाछड़ी जो है बहुत ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन में आपको सवैया दिख जाए तो वो सवैया आपको जब भी क्वेश्चन में दिखेगा वो आप आंख बंद करके धनानंद पर मार के आ जाइएगा। ठीक है, अब देखिए रसिक समाज की स्थापना किसने किया था? अब रसिक समाज की जो स्थापना थे वो किसने किया था, ये भी आपको कॉमेंट में बताना है। ये भी एक तरह का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कोई भी आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बताएगा।
आप ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों, ठीक है। ये भी आपको बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन है। यदि आपका जवाब नहीं बनेगा तो हम आपको एक वीडियो में आपको बना कर दिखा देंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वीणा किन की रचना है। अब हमको बताना है कि वीणा जो वो किन की रचना है। याद रखिएगा वीणा जो है वो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था दोस्तों। अब रामधारी सिंह दिनकर का बताना है, जो कि लेखक है, बहुत प्रसिद्ध लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म जो हुआ था वो 23 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ था, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अपने सामने शीर्षक काव्य संग्रह की किनकी रचना है। अपने सामने एक बुक है, उन किनकी रचना है, ध्यान रखिएगा। अपने सामने जो है वो कुंवर नारायण की रचना है। किनकी रचना है, तो कुंवर नारायण की। अब देखिए बूढ़ा चौकीदार जो है वो वृक्ष कहाँ मिलता है दोस्तों, तो बूढ़ा चौकीदार जो वृक्ष है वो घर के दरवाजे पर मिलता है। अब देखिए तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद वीरेंद्र अग्रवाल ने किस रूप में किया था। अब तुर्की के जो महाकवि थे, कौन थे तुर्की के महाकवि, तो नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद जो था वो वीरेंद्र अग्रवाल ने किसके रूप में किया था, तो ध्यान रखिएगा जो वीरेंद्र अग्रवाल जो किसके रूप में किया था, तो पहल पुस्तिका के रूप में किए थे। अब देखिए रेनर मारिया रिस्के की माता का क्या नाम था। ये प्रीवियस ईयर में फिर से हम ये कुछ क्वेश्चन को हम लाए थे दोस्तों। मेरा प्रीवियस वीडियो देखिएगा जिसमें हम हिंदी का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए थे। इस वीडियो में भी हम 100 क्वेश्चन लेके आए हैं। तो इसका जो आंसर आप पहले वाले वीडियो देखेंगे तो आपको बिल्कुल पता चल गया होगा कि रेनर मारिया रिस्के की माता का जो नाम था वो सोफिया था। क्या था दोस्तों, तो सोफिया था, ठीक है। इसका आंसर डी मेरा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया कि किनकी आरंभिक काव्य प्रकृति और सौंदर्य के संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है। यानी कि किनकी आरंभिक जो काव्य प्रकृति था वो किसके द्वारा प्रचलित है, ध्यान रखिएगा वो सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा क्या है वो प्रचलित है। अब कवि प्रेमघन के अनुसार, अब कवि जो थे वो प्रेमघन के अनुसार हमको बताना है कि भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती है, तो भारतीय दिखाई नहीं देती है। क्या नहीं देती है दोस्तों, तो भारतीय बिल्कुल दिखाई नहीं देती है। अब देखिए कवि गुरु नानक के अनुसार, अब हमको किनके अनुसार फिर से बताना है, तो कवि गुरु नानक के अनुसार इस दुनिया में राम नाम कीर्तन के बिना क्या व्यर्थ माना गया है। तो ध्यान रखिएगा इस दुनिया में राम नाम के बिना जीवन और जन्म का क्या माना गया है, तो व्यर्थ माना गया है। अब देखिए उत्तर प्रियदर्शी शीर्षक नाटक जो है वो किसकी रचना है। उत्तर प्रियदर्शी जो शीर्षक की जो नाटक थी वो किसकी रचना है दोस्तों, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की क्या है वो रचना है। अब देखिए जनता की रोके राह, समय में ताव कहाँ, वहाँ इधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। वाह क्या श्लोक है दोस्तों। फिर से देखिए ये जो श्लोक है ना वो हम किस कविता से लिया गया है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों जब भी जनता की रोके राह से रिलेटेड आ जाए, यानी कि जनता के बारे में आपको जब भी क्वेश्चन पूछे तो आप हमेशा जनतंत्र का जन्म मार के आ जाए, क्योंकि जनता के बारे में जनतंत्र का जन्म के चैप्टर से ही कहा गया है कि जनता की रोके राह, समय में ताव कहाँ, वहां जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ जाती। बिल्कुल श्लोक ये जो है वो जनतंत्र का जन्म से लिया गया है। अब देखिए कुंवर नारायण का जन्म बताना है कि कुंवर नारायण जो थे जो लेखक थे वो ये भी बहुत प्रसिद्ध लेखक थे। अब इनका जन्म हमको बताना है, तो याद रखिएगा इनका जो जन्म हुआ था 1927 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए हमारी नींद कविता में किसका जीवन जो है वो कर्म पूरा हुआ था। हमारी नींद में कविता में किसका जीवन जो था वो कर्म क्या हुआ था, वो पूरा हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा मक्खी का जो जीवन था वो कर्म पूरा हुआ था। अब देखिए सुमित्रा नंदन पंत का अंतिम काव्य क्या था। सुमित्रा नंदन पंत यानी कि मृत्यु से पहले का इनका एक अंतिम काव्य बना था और उन काव्य का हमको नाम बताना है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके वो मैट्रिक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम 3 होमवर्क आपको आज दिए हुए हैं, 3 क्वेश्चन आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। इसी तरह हम हर वीडियो में आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ते हैं ताकि उन क्वेश्चन का जवाब हमें हम कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए मानव का रचा हुआ सूरज जो है वो मानव को भाप बनाकर सोखा गया, यह पंक्ति जो है वो किस कविता से उदित है। यानी कि मानव का जो रचा हुआ जो सूरज जो था ना वो किस पंक्ति से हमको उदित है। याद रखिएगा मानव का रचा हुआ सूरज, जिस तरह हम आपको जनता के बारे में बोले थे तो आप जनतंत्र का जन्म मार के आइएगा, ठीक उसी प्रकार यदि आपको क्वेश्चन में यदि आपको सूरज दिख जाए तो आप आंख बंद करके दोस्तों हिरोशिमा मार के आ जाइएगा, ठीक है। हिरोशिमा से ही क्या बना हुआ था, हिरोशिमा के बारे में ही क्या बोला गया था, सूरज के बारे में बोला गया था। अब देखिए जो पुरुष कविता रचता है उसके लिए एक शब्द हमको बनाना है, यानी कि जो पुरुष जो है वो कविता रचता है उसको लिए हम कवि बोलते हैं।
बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? कवि बोलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ क्या बनेगा? एक आंख से देखने का मतलब है कि बराबर मानना। क्या दोस्तों? बराबर मानना। अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, य र ल व, य र ल व स क्या है? क्या है? ऊष्म व्यंजन है या स्पर्श व्यंजन है या अंतः व्यंजन है या इनमें से कोई नहीं है दोस्तों। तो ध्यान देखिएगा, य र ल व स जो है एक तरह का ये सीरीज में जो पैटर्न चलता है ना, जैसे ABCD ये सीरीज में पैटर्न चला, उसके बाद XYZ ये सीरीज में पैटर्न चला, उसी तरह य र ल व स ये सीरीज में जो पैटर्न चल रहा है ना, सीरीज वाला पैटर्न को चलने वाली क्रिया को हम लोग अंतः व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? अंतः व्यंजन बोलते हैं। अब देखिए यशोधरा का संधि विच्छेद करना है दोस्तों, तो यशोधरा का जो संधि विच्छेद बनेगा वो यश प्लस धरा बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? यश प्लस धरा। अब देखिए हरि शब्द में कौन सा संधि है? अब हरि शब्द में ध्यान रखिएगा दोस्तों, हरि एक नाम है इसलिए इसको हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर हम लोग रखते हैं। अब देखिए रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया, ये जो लाइन है जो किस पदबंध का उदाहरण है? पदबंध से भी क्वेश्चन आता है दोस्तों, ठीक है। आपके मॉडल पेपर जो हिंदी का मॉडल पेपर अभी जो बिहार सरकार ऑफिस से रिलीज किया गया था उसमें पदबंध से क्वेश्चन दिया हुआ था। यदि आप मॉडल पेपर से यदि आप संस्कृत हिंदी का नहीं देखें तो प्लीज जाके आप मॉडल पेपर यदि जरूर देखिए, क्योंकि आपके मॉडल पेपर से ही आपके कम से कम 25 प्लस क्वेश्चन आ जाते हैं मॉडल पेपर से। मॉडल पेपर हम आज सॉल्व करवा दिए हैं, हिंदी का, संस्कृत का और साइंस का और सोशल साइंस का। आप जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक हम दे देंगे, हिंदी का मॉडल पेपर का, आप लोग जाके देखिएगा, ठीक है। अब देखिए रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया किस पदबंध का उदाहरण है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, पदबंध का यदि पूछा जाए रात को अंधेरा तो ये क्रिया पदबंध का इसका उदाहरण होगा। अब देखिए निम्नलिखित में हमको शुद्ध वाक्य पहचानना है कि शुद्ध वाक्य कौन कौन होता है। तो इसमें से देखिए जो आपको सही लगता है पढ़ने में वही हमारा शुद्ध वाक्य होगा। चलिए हम डी स्टार्ट करते हैं। राजा दशरथ की 3 रानियां थी। ये देखिए आपको शुद्ध खुद नहीं लग रहा है, ये आपको गलत लग रहा है पढ़ने में। राजा दशरथ का 3 रानियां था। देखिए राजा दशरथ का, देखिए का जो आता है ना ये शब्द को बिगाड़ देता है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। राजा दशरथ को 3 रानियां थे। देखिए बोलने में ही थोड़ा सा क्या लग रहा है, थोड़ा सा गलत लग रहा है, लेकिन ए पढ़िएगा, राजा दशरथ की 3 रानियां थी। देखिए क्या शुद्ध है, एकदम लम सेंटेंस जो है वो परफेक्ट बैठा हुआ है, यानी ए मेरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब भी आपको शुद्ध पहचानने आ जाए कि शुद्ध वाक्य पहचानिए तो आप बोल के देखिए, बोल के देखिएगा, आपको खुद लगेगा कि हाँ हमारे शब्दों में क्या लग रहा है, एकदम शुद्ध लग रहा है, ठीक है दोस्तों। अब चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सब धन जो है वो किस विशेषण का उदाहरण है? अब सब धन जो है वो परिमाण बोधक का उदाहरण है। अब देखिए गोमल शब्द क्या है? गोमल जो शब्द है उसमें क्या है? तो गोमल याद रखिएगा, गोमल जो है वो तत्सम शब्द है। अब देखिए शब्दांश जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो सब याद रखिएगा दोस्तों, जो शब्दांश जो है वो मुख्यतः जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। अब देखिए सर्प शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? सर्प शब्द में वो कितने प्रत्यय होगा दोस्तों? तो ध्यान देखिएगा, सर्प में हमेशा अ आता है। अब देखिए अपमान शब्द का विशेषण क्या बनेगा? अपमान शब्द का विशेषण क्या बनेगा? तो विशेषण वो उनको बोलते हैं जिसमें विशेष भी होता है, यानी कि अपमान का अपमानित बनेगा। अब देखिए सभापति शब्द में कौन सा समास होगा? सभापति शब्द में कौन सा समास होगा दोस्तों? तो ध्यान देखिएगा, सभापति शब्द में हमेशा तत्पुरुष समास होगा। कैसा बनेगा समास? तत्पुरुष समास बनेगा। अब देखिए नाली में बहता हुआ पानी किस पदबंध का उदाहरण? देखिए पदबंध से 2 क्वेश्चन आज आ गया। नाली में बहता हुआ पानी किस पदबंध का उदाहरण है दोस्तों? तो ध्यान देखिएगा, नाली में बहता हुआ पानी जो है वो संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। अब देखिए जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, यह जो रचना है वो किस वाक्य का उदाहरण है? तो देखिए रचना का वाक्य हमको बताना है कि इसमें सरल वाक्य बनेगा, मिश्र वाक्य बनेगा या संयुक्त वाक्य बनेगा या इनमें से कोई नहीं बनेगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें आंसर मेरा बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त वाक्य बनेगा। संयुक्त वाक्य उस वाक्य बोलते हैं जो शब्दों में कॉमा लग जाता है, कॉमा लग जाता है, आप संयुक्त वाक्य मार के आ जाइएगा। अब देखिए आकाश शब्द का हमको पर्यायवाची बताना है। आकाश शब्द में का पर्यायवाची क्या बनेगा? तो नप बनेगा, ठीक है। अब देखिए अंधकार शब्द का विलोम क्या बनेगा? हम सभी को पता है कि अंधकार का क्या होता है दोस्तों? तो प्रकाश होता है। अंधेरा का मेरा क्या बनेगा? प्रकाश बनेगा। अब देखिए शिव का उपासक के लिए एक शब्द क्या है? अब शिव का उपासक के लिए एक शब्द क्या बनेगा? तो शिव बनेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन के चलेंगे, घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ बताना है। घी के दिए जलाने का मुहावरे का सही अर्थ क्या बनेगा दोस्तों? तो अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्नता। क्या बनेगा दोस्तों? अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्नता।
अब देखिए सोना धातु में कौन सा लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा, पुल्लिंग होगा या उभयलिंग होगा। तो सोना शब्द जो है ना वो स्त्रीलिंग के लिए बनता है। क्या बनता है? स्त्रीलिंग के लिए बनता है। अब देखिए घड़ी शब्द जो है उसमें कौन सी संज्ञा होगी। अब घड़ी शब्द में है ना वो कौन सी संज्ञा होगी दोस्तों? तो जातिवाचक होगी। कौन सी संज्ञा होगी? तो जातिवाचक होगी। अब जेठ शब्द का स्त्रीलिंग बताने की, जेठ शब्द जो है इसका स्त्रीलिंग क्या बनेगा? तो आप सभी को पता है कि जेठ का क्या होता है? तो जेठानी होता है। अब देखिए बखूबी शब्द में कौन सा समास होगा? बखूबी शब्द में कौन सा समास होगा दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा बखूबी शब्द में होता है ना वो उसमें अवयवी भाव होता है। अवयवी भाव उसमें कहते हैं जिसका पहला पद क्या हो? अवयव हो, उसको हम अवयवी भाव समास बोलते हैं। अब देखिए रमेश आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है? आपको देखिए बोल के देखिए, बोल के देखिएगा आपको खुद आंसर मिल जाएगा। रमेश आ रहा होगा, रमेश जो है वो आ रहा होगा, आपको कन्फर्म है कि वो आ ही रहा होगा, तो इसलिए कहाँ जा रहा होगा? ये सेंटेंस भविष्य काल में जाएगा। अब देखिए मगम्मा को किससे विवाद था? तो मगम्मा जो था ना, कहानी मगम्मा जो था एक मजेदार किरदार था, और उसको उस चैप्टर में जो मगम्मा थी उसको अपने बहू से बहुत ज़्यादा विवाद था, बहुत ज़्यादा झगड़ा होता था। अब देखिए किस चिंता से लक्ष्मी को नींद नहीं आती थी? जो लक्ष्मी जो किरदार थी उसको एक चिंता सताती रहती थी, और उस चिंता से उसको बिल्कुल नहीं नींद आती थी। और वो जो चिंता थी ना वो बाट की थी। कैसी चिंता थी? तो बाट की थी। अब देखिए सात कोड़ी होता का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा सात कोड़ी होता का जो जन्म हुआ था वो 1929 ईस्वी में हुआ था, यानी कि 1929 ईस्वी में। अब देखिए माँ के दोनों पुत्र पढ़ लिख कर कहाँ काम में लगे हुए थे? यानी माँ जो किरदार है, माँ का किरदार जो दोनों बेटा था ना वो पढ़ लिख रहा था, लेकिन पढ़ते लिखते लिखते उनको कहीं काम में लग गया था। वो कहाँ काम लग गया? तो ध्यान रखिएगा वो जो काम करने लगा था वो शहर में काम करने लगा था। अब देखिए मंगू जो था ना कितने वर्ष का था? अब मंगू का जो किरदार है उनका आयु बताना है, यानी कि उनका वर्ष बताना है, वो कितने साल का था? ध्यान रखिएगा वो 14 साल का था। ठीक है। अब देखिए अब इसी तरह अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है, या कहाँ लिखा हुआ था? यानी कि मदुरै पांड्या जो था वो लोगों की दूसरी राजधानी, ये जो लाइन था वो कहाँ लिखा हुआ था दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा यह जो लाइन था वो काल्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण में क्या हुआ था? लिखा हुआ था। ठीक है। अब देखिए वल्ली अमाल की लड़की का क्या नाम था? ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। वल्ली अमाल की लड़की का क्या नाम था? याद रखिएगा पापति जो था उसकी वल्ली अमाल की लड़की का नाम था। अब देखिए वल्ली अमाल किस रंग की साइकिल रिक्शे पर सवार हुई थी? वल्ली अमाल किस रंग की साइकिल रिक्शे पर क्या हुई थी? तो सवार हुई थी। याद रखिएगा काले रंग की जो साइकिल थी उस पर सवार थी। अब देखिए सीता क्या देखकर रुहासी हो गई थी? अब सीता जो थी ना, सीता का भी किरदार बहुत मजेदार है। सीता से भी क्वेश्चन आपको लेके हम आए हैं कि सीता जो थी क्या देखकर क्या रुआसी आ गई। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों काला ओढ़ना, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। काला ओढ़ना देखकर सीता को क्या हो जाता था? रुआसी हो जाता था। अब देखिए नारायण की पत्नी का नाम हमको बताना है कि नारायण जो थे उनकी पत्नी का हमको नाम बताइए। याद रखिएगा भंवरी जो उनकी पत्नी का बिल्कुल नाम था, नारायण की पत्नी का नाम। ठीक है। हेड नर्स का नाम क्या था? याद रखिएगा दोस्तों हेड नर्स का जो नाम था वो उसके किरदार में बहुत काफ़ी अहमियत रखा था, इसलिए उनके नाम को क्या हम लोग बोलेंगे? जिमी बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? तो जिमी बोलेंगे। अब देखिए वेदना कितनी क्रूरता से कोच रही थी, उसका साक्षात्कार किससे जीवन में पहली बार हुआ? यानी कि वेदना जो थी ना कितनी क्रूरता से क्या कर रही थी दोस्तों? कोच रही थी। उसका छात्राकार था वो किसे जीवन में पहली बार हुआ था? तो दोस्तों याद रखिएगा उसके पुत्र को पहली बार जीवन में क्या हुआ था? कोच रही थी। उसके पुत्र को पहली बार छात्राकार हुआ था। ठीक है। अब देखिए दहते विश्वास शीर्षक कहानी में स्कूल के 2 कमरों में लगभग कितने लोग खचाखच से क्या हुए थे? भरे हुए थे। दहते विश्वास जो कहानी बहुत मजेदार कहानी है दोस्तों कि इस कहानी में स्कूल के 2 कमरों में लगभग सभी बच्चे क्या थे? खचाखच से भरे हुए थे। 400 के करीब थे बच्चे। कितने बच्चे थे? 400 के करीब थे। देखिए अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है श्रीनिवास किसके साहित्यकार है? श्रीनिवास जो है वो कन्नड़ के वो सबसे फेमस रचनाकार कवि हैं श्रीनिवास। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया अच्युत जो है वो किसका बेटा है? अब हमको बताना है कि अच्युत जो है वो किसका बेटा है? तो याद रखिएगा लक्ष्मी का बेटा कौन था? अच्युत था। ठीक है दोस्तों। ये टोटल हमारे कितने क्वेश्चन हो गए? टोटल ये हमारे 100 क्वेश्चन हो गए। ये 100 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है। अब बस आपको कुछ नहीं, आपको सिर्फ एक बार आपको दोस्तों सिर्फ देख के चले जाना है।
आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ एक बार देख के चले जाना है और एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप देख लीजिए, आपको पूरा माइंड में याद होगा और अपने एग्ज़ाम आप में आपका बेस्ट जाएगा। इसी तरह हम हिंदी का टोटल आज ये मेरा दूसरा वीडियो है। इससे पहले हम पहले वीडियो में भी हम 100 ऑब्जेक्टिव लेके आए थे और संस्कृत का फिर से हम एक नए वीडियो में लेके आएंगे 100 ऑब्जेक्टिव। संस्कृत का हम ऑलरेडी 100 VVI और वायरल प्रश्न हम लगा चुके हैं, अब जाके वीडियो देखिए। और साथ ही साथ यदि आप लोग मॉडल पेपर यदि आप लोग सॉल्व नहीं किए हैं तो मॉडल पेपर को आप लोग जल्द ही सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि मॉडल पेपर से ही आपके टोटल 25 मार्क्स आपके क्वेश्चन में कंफर्म लड़ेंगे पर सब्जेक्ट में, चाहे वो हिंदी हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो या संस्कृत। सबसे बड़ी बात है कि मैथ में भी आपके मॉडल पेपर से ही काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चैप्टर बाय चैप्टर है, हमने सब की वीडियो हम कंप्लीट कर दिए, प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, साथ ही साथ हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लगा देंगे। ठीक है, अपनी तैयारी को काफ़ी मजबूत करिए और यदि कोई भी डाउट हो तो आप हमें कॉमेंट कीजिएगा। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पर आपको मैट्रिक 2025 की काफ़ी बेहतरीन से तैयारी कराई जाएगी, जो कि ऑब्जेक्टिव बाय ऑब्जेक्टिव रहेगा, पर सब्जेक्ट से रहेगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।